नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसाइक्लो क्रिकेट चैनल पर और मैं आपके साथ हूं अमनदीप सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं कल से स्टार्ट होने जा रही इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज के बारे में, उसके पहले मैच के बारे में और दोनों टीमों की लाइनअप्स भी हम देखेंगे और उनकी स्क्वाड के साथ साथ चर्चा करते हुए उनकी प्लेइंग 11 के ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है टीम इंडिया के लिए भी और साथ ही साथ टीम बांग्लादेश के लिए भी। और उसके ऊपर बात करने से पहले एक और टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं, वो है शुभमन गिल के बारे में कि काफ़ी सारे लोगों की राय रही है कि क्या शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में होना चाहिए या नहीं चाहिए। उसके साथ साथ कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा रही है काफ़ी लंबे समय तक कि उनका टेस्ट में इतना स्टैट्स अच्छे नहीं है, उसके बावजूद उनको टेस्ट में अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है और दूसरी छोर पे काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है स्क्वाड के लिए। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे शुभमन गिल के पूरे करियर के अभी तक टेस्ट के जो स्टैट्स हैं उसके साथ ही। तो बिना समय जाया किए हुए हम स्टार्ट करते हैं पहले शुभमन गिल के साथ कि वो अपनी जो स्टैट्स के साथ अभी तक का जो उनका प्रदर्शन रहा है टेस्ट में, ओनली टेस्ट में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो हम सभी को पता ही है कि उनका प्रदर्शन पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से काफी लाजवाब रहा है, 1.5 से 2 साल हम मान लीजिए। उसके बावजूद अगर अब टेस्ट सीरीज में टेस्ट रेड बॉल क्रिकेट में उनकी प्रदर्शन पे अगर हम आज नजर लगाएं तो देखते हैं कि उस हिसाब से वो अपने सिलेक्शन को किस तरह से जस्टिफाई कर पाते हैं अपने स्टैट्स के मुताबिक। तो वो हम आज बात करने जा रहे हैं शुभमन गिल के बारे में। उसके लिए हम एक बार उनके थ्रू आउट द करियर स्टैट्स के ऊपर एक बार नजर लगा लेते हैं और उसके लिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ उनका स्टैट, एक बार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। ये अभी तक उनका थ्रू आउट द करियर जो स्टैट्स हैं रेड बॉल क्रिकेट में, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने 2020 में अपना डेब्यू किया था टेस्ट सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन अंडर, जो कि इंडिया ने काफी हीरोइक्स तरीके से जीती थी और गाबा में उनकी भी शानदार पारी थी जिसकी बातें बहुत कम की जाती है। ऋषभ पंत के बारे में काफी बातें की जाती है कि ऋषभ पंत ने वो जो अभिजीत पारी खेली थी उस लास्ट मैच में, बट शुभमन गिल ने भी उतनी ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी ओपनिंग करते हुए उस मैच में, उस दूसरी पारी में। तो अगर टोटल उनका स्टैट्स देखे जाए तो अभी तक उन्होंने 1492 रन्स किए हैं और 25 मैचेस खेले हैं, 46 इनिंग्स हैं, 128 का उनका सर्वाधिक स्कोर रहा है अभी तक और 35.52 की ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए 35.5 का उनका औसत है और 60 के तकरीबन उनका स्ट्राइक रेट रहा है। 650 किए उन्होंने और अगर 100 की बात की जाए तो 4 उन्होंने सेंचुरीज यहाँ पे लगाई है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 सेंचुरीज और जो उन्होंने 650 की हैं अभी तक। ये तो उनका रहा है थ्रू आउट द करियर, ये रेड बॉल क्रिकेट में अभी तक उनका प्रदर्शन। 25 मैचों में ये रन बनाए हैं उन्होंने। बट अगर यहाँ पे एवरेज पे आप देखा जाए तो ये शुभमन गिल के कैलिबर को जिस हिसाब के वो प्लेयर हैं उस हिसाब का ये स्टैट्स आपको नजर नहीं आ रहे हैं अभी तक तो एटलीस्ट। बट यही बात उन्होंने अभी तक जब लास्ट में उन्होंने खुद ही ये बात अ, इससे वो सहमत हैं कि वो अभी तक रेड बुल क्रिकेट में अपनी कैलिबर के मुताबिक, अपने स्किल के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और वो आगे चल के इस चीज़ पे काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं अभी भी और भी करना चाहेंगे। तो ये उस पे काम करना चाह रहे हैं और उनको पता है, ही इज़ अवेयर ऑफ कि उनका प्रदर्शन अभी रेड बॉल क्रिकेट में उतना खास रहा नहीं है। बट अभी दूसरे तौर पे मैं आपको एक तरीके से अगर ये चीज़ समझाना चाहूँ तो ये जो रन्स है ना ये काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस में आए। ये कोई एक्सक्यूज तो नहीं है, बट फिर भी ये जो रन्स आपको जो एवरेज दिख रही है 35-36 की एवरेज काफ़ी डिफिकल्ट सिनेरियोज में आई है, डिफिकल्ट सिचुएशंस में आए हैं। जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके उनकी जो पहली सीरीज है वो उसके बारे में बात कर लीजिए। उसके बाद डब्ल्यूटीसी के 2 फाइनल्स खेले हैं, वहाँ पे भी कंडीशंस इतनी आसान नहीं रही है बल्लेबाजों के लिए। उसके बाद फिर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जब इंडिया आया था तब भी
स्पिन बॉलर्स के लिए काफ़ी अच्छी खासी मदद थी यहाँ पे। इंग्लैंड जब यहाँ पे आया तब भी विकेट थोड़े से बेहतर हुए उस टाइम पे, और उनके प्रदर्शन भी उस टाइम पे इम्प्रूव हुआ, आपको मैं वो भी आगे चल के दिखाऊँगा। तो ये मैं कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं है यहाँ पे ये वाला, बट जो एवरेज आप और भी बल्लेबाजों का एवरेज उठा के देख लीजिए लास्ट कुछ मैचेस में, चाहे वो इंडिया से बाहर हो या इंडिया के अंदर हो, वो आपको तकरीबन इसी के अराउंड मिलेगा, 30 से 40 के बीच में सभी बल्लेबाजों का औसत मिलेगा। चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो। आगे चल के केएल राहुल के बारे में भी हम बात करेंगे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, श्रेयस अय्यर का नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनकी एवरेज अ, इतनी बुरी भी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा काफ़ी अच्छी नहीं है ऑब्वियसली, बट इतनी बुरी भी नहीं है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, बट कुछ ऐसी पारियाँ खेली है जो मैच विनिंग साबित हुई है लास्ट में टीम इंडिया के लिए। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। बट अभी तक के अगर ओवरऑल स्टैट्स के बारे में बात किया जाए, तो इट्स नॉट दैट बैड जो लोग बात कर रहे हैं कि अभी तक कुछ किया ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 36 का एवरेज काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस रही हैं थ्रू आउट पिछले 3-4 साल में रेड बॉल क्रिकेट में, चाहे वो इंडिया में खेल रही हो टीम इंडिया, चाहे वो घर से बाहर खेल रही हो साउथ अफ्रीका में या फिर इंग्लैंड में। तो उस हिसाब से प्रदर्शन मेरे हिसाब से ये ठीक-ठाक प्रदर्शन है उनका यहाँ पे। अब अगर बात की जाए उनके अ, हाल ही के प्रदर्शन के बारे में, जो कि सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए आपका, जब आप नेक्स्ट सीरीज के लिए या नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आपका सिलेक्शन किया जाता है, तो आपका रीसेंट फॉर्म देखा जाता है। उसके हिसाब से फिर सिलेक्शन कमेटी डिसीजन लेती है कि प्लेयर का मौजूदा फॉर्म कैसा है, हाउ ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग फॉर लास्ट फ्यू मैचेस। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शुभमन गिल की, अगर वो स्टैट्स के बारे में हम बात करें, जो कि मैं लास्ट सीरीज जो हमने रेड बॉल क्रिकेट में खेली थी, शुभमन गिल ने खेली थी, वो थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। इंग्लैंड के अगेंस्ट वो सीरीज खेली थी हमने, और अगर वहां से हम देखा जाए तो ये आपके सामने मैं कुछ डेटा रख रहा हूँ, अभी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शुभमन गिल ने लास्ट कुछ इनिंग्स में कैसा प्रदर्शन किया है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं, पिछली कुछ पारियां यहाँ पे निकाली है मैंने, कुछ 8 इनिंग्स, लास्ट की 8 इनिंग्स निकाली है, जिसके ऊपर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि शुभमन गिल की लास्ट की जो कुछ परफॉर्मेंसेज हैं वो कैसी रही हैं, वो जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते अपने सिलेक्शन को। तो इसी पे हम बात कर लेते, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला था हैदराबाद में, वहाँ पे उन्होंने एक 23 रन की पारी खेली थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, जो इंग्लैंड इंडिया आया था अभी जनवरी फरवरी मार्च में, और 5 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला खेली थी। विदाउट विराट कोहली थे हम, और शुभमन गिल पे काफी ज्यादा दारोमदार था, चेतेश्वर पुजारा भी नहीं थे इसमें। तो काफी यंग मिडिल ऑर्डर था, और शुभमन गिल पे काफी ज्यादा दारोमदार था। पहला टेस्ट मैच इंडिया हारा था, उसमें शुभमन गिल ने बनाए थे पहली इनिंग्स में आई थिंक 23 रन, और दूसरी इनिंग में आई थिंक वो शून्य पे आउट हुए थे। पहली इनिंग का ये स्कोर जो आपको दिख रहा है, ये पहली इनिंग का है, और दूसरी इनिंग का यहाँ पे स्कोर नहीं है। तो दूसरी इनिंग में वो शून्य पे आउट हुए थे। और अब आ जाते हैं सेकंड टेस्ट मैच में। पहला टेस्ट मैच इंडिया हार गया। दूसरा टेस्ट मैच विशाखापट्टनम की, ये तीसरी पारी जो कि इंडिया की, ये देखिए विशाखापट्टनम की पहली इनिंग है यहाँ पे। इसमें शुभमन गिल ने बनाए हैं 34 रन, और ये सेकंड टेस्ट मैच है। इसकी पहली पारी में इन्होंने बनाए 34 रन, 46 बॉलें खेली इन्होंने, और 5 चौके लगाए। उसके बाद ये आउट हो गए। अब आते हैं विशाखापट्टनम की दूसरी पारी पे। इसमें इन्होंने बनाए हैं जी सेंचुरी, 104 रन बनाए 147 बॉलें खेल के, और 70 का स्ट्राइक रेट रहा इनका, और आ, 2 छक्के लगाए और 11 चौके लगाए इस इनिंग्स में। तो पहला मैच इनका फ्लॉप गया। दूसरे मैच की पहली पारी में 34 रन बनाए, दूसरे मैच की दूसरी पारी में इन्होंने सेंचुरी लगा दी। अब आ जाते हैं जी इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में, जो कि हुआ राजकोट में। अब इन्होंने इसकी राजकोट की पहली पारी में ये हो गए शून्य पे आउट। नो बॉल का इन्होंने सामना किया, उसके बाद ये शून्य पे आउट हो गए। इसके बाद जो दूसरी पारी आती है इंडिया की, उसमें ये बनाते हैं 91 रन का स्कोर, और इसमें ये रन आउट होते हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट सेंचुरी थी यहाँ पे।
जो उनको लेनी चाहिए थी। बट वो अनफॉर्चुनेटली इस मैच में इस पारी में रन आउट हुए और सेंचुरी कंप्लीट नहीं कर पाए। बट ये भी काफ़ी अच्छा स्कोर था, इन्होंने 151 बॉलों का सामना करके 91 रन बनाए। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। पहली मैच में फ्लॉप रहे, दूसरे मैच की एक पारी में सेंचुरी लगाई, तीसरे मैच की फिर दूसरी पारी में ऑलमोस्ट इन्होंने सेंचुरी बना दी, 91 रन बनाए। अब आ जाते हैं जी चौथे मैच में। चौथे मैच में जब आते हैं हम, ये मैच रांची में हुआ। इसकी पहली पारी में इन्होंने बनाए 38 रन, 65 बॉल्स का सामना किया, 38 रन बनाए और उसके बाद ये आउट हो गए। अब आ जाती है इसी मैच की दूसरी पारी। अब इन्होंने इसमें फिर से 52 रन्स बनाए हैं और ये 52 रन्स आपको याद होगा किसी सेंचुरी से कम नहीं है। जो इनकी पार्टनरशिप हुई थी ध्रुव जुरैल के साथ, इंडिया चौथी इनिंग में एक स्कोर का पीछा कर रहा था। लो स्कोर ही था, काफ़ी ज़्यादा नहीं था, लेकिन इंडिया की जो एक ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद पारी ऑलमोस्ट लड़खड़ा सी गई थी। सारे एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते गए। उसके बाद ध्रुव जुरैल के साथ इन्होंने पारी को संभाला और ना ही संभाला, इंडिया को लास्ट में नॉट आउट रह के जीत दिलाई। और ये जो 52 रन है, ये स्कोर बोर्ड पे तो 52 ही नजर आ रहे हैं, बट इनकी अहमियत इनसे कहीं ज्यादा है। ये मेरे हिसाब से किसी सेंचुरी से कम नहीं है। तो फिर से इन्होंने चौथे टेस्ट मैच में फिर से परफॉर्म करके दिया यहाँ पे टीम इंडिया को, और एक मैच विनिंग नॉक जो जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे खेल के दिखाई। अब आ जाता है जी पांचवा टेस्ट मैच जो कि धर्मशाला में हुआ। और अपनी पहली पारी में इन्होंने 110 रन बनाए, 150 बॉलों का सामना करते हुए 12 चौके और 5 छक्के इस पारी में लगाए। काफी आक्रामक तरीके से ये पारी खेली गई थी, 73 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था इस पारी में। तो ये इनका इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज के अगेंस्ट प्रदर्शन इसी आपको मैंने दिखाया यहाँ पे कि किस हिसाब के उनका ये प्रदर्शन था टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट। पहले मैच को अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद हर मैच में कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म किया। चाहे वो दूसरा टेस्ट मैच हो विशाखापट्टनम का, तीसरा टेस्ट मैच हो राजकोट का, चौथा टेस्ट मैच हो रांची का, या पांचवा टेस्ट मैच हो धर्मशाला का, तो हर मैच में इन्होंने एक मैच विनिंग नॉक खेली। अच्छे से जो प्रेशर था मिडिल ऑर्डर पे, नया मिडिल ऑर्डर था उस सीरीज में, ना विराट कोहली थे, ना चेतेश्वर पुजारा थे, ना अजिंक्य रहाणे थे, ना ही केएल राहुल थे। उसके बावजूद इन्होंने टीम को संभाले रखा, हर मैच में अच्छी पारी खेली और टीम इंडिया को उस सीरीज में जीत दिलाई। तो ये इनका हाल ही का प्रदर्शन है रेड बॉल क्रिकेट में। तो आप ही अभी मुझे बताइए कि इस प्रदर्शन के बावजूद कोई प्लेयर स्क्वाड में कैसे जगह नहीं बना पाएगा, या प्लेइंग 11 में कैसे नहीं जगह बना पाएगा। उन्होंने मांगा था नंबर 3 का पोजीशन कि उनको ओपन नहीं करना है, वो नंबर 3 पे जाना चाहते हैं टेस्ट मैचेस में, और उन्होंने उसके हिसाब से फिर परफॉर्म भी करके दिया है हर मैच में अभी तक। जिस जब से वो नंबर 3 पे गए हैं, ट्राई उन्होंने अच्छा किया है। और इंग्लैंड की सीरीज स्पेशली देखा जाए तो काफी अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है। ये तो बात होगी शुभमन गिल की। और आप इसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का नहीं मानना है, कुछ एक ही लोग हैं जो कि चाहते हैं शुभमन गिल को नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं शुभमन गिल को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं जी हम कल से स्टार्ट होने वाले पहले टेस्ट मैच के बारे में, जो कि चेन्नई में होने जा रहा है। और टीम इंडिया का स्क्वाड अगर देखा जाए तो आपके सामने मैं रख दिया है मैंने। रोहित शर्मा है कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत की वापसी हुई है। और उम्मीद है कि जिस तरह से वो प्रदर्शन करते आए हैं रेड बॉल क्रिकेट में, उसी तरह से अपना प्रदर्शन वो जारी रखेंगे। ध्रुव जुरैल ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद इंग्लैंड के खिलाफ अपनी जगह बनाई रखी है। आर अश्विन, मेस्ट्रो और रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जो ये इंडिया का ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर ट्रॉयका है, अक्षर पटेल, जडेजा, अश्विन, ये है। उसके बाद जो अपने लेग स्पिनर, एकमात्र लेग स्पिनर स्क्वाड में है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर कुलदीप यादव। फिर चार पेसर्स स्क्वाड में है, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल। यश दयाल और आकाशदीप का हाल ही में जो प्रदर्शन है वो काफी अच्छा रहा है, जिसकी वजह से उनको टीम में जगह मिली है। यहाँ पे जो एक नाम मेरे हिसाब से हो सकता था वो अर्शदीप सिंह का है।
जो मुझे लगता था कि हो सकता है नाम उनका होना चाहिए था मे बी, बट नहीं है। मे बी उनको अगर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रखें वो, तो आने वाले सीरीज में चांस मिल सकता है। मोहम्मद शामी अगर बात की जाए तो अभी पूरी तरीके से फिट नहीं हुए हैं, और उन्होंने बोला भी है कि ही वांट्स टू प्ले फर्स्ट फॉर बंगाल। रणजी ट्रॉफी में वो बंगाल से खेलना चाहेंगे एक दो मैचेस। उसके बाद मे बी एक मैच या दो मैच उनको न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज में दिए जाए, एंड देन हिल बी फुली प्रिपेयर फॉर डाउन अंडर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वहां पे हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। होम पे हम उनके बिना काम चला सकते हैं, और क्योंकि स्पिन डोमिनेटेड पिचेस होंगी, और वहां पे नहीं भी होगी तो भी हमारे पास मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह है। फिर आकाशदीप ने भी दिखाया है कि वो भी नई बॉल के साथ या पुरानी बॉल के साथ अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम उनके बिना भी काम चला सकते हैं, बट उनकी मोहम्मद शामी की ज्यादा जरूरत हमें ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगी। तब तक वो फुली फिट हो जाए, वही यही हम चाहते हैं। तो ये तो है इंडिया का स्क्वाड। अब बात की जाए यहाँ पे कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है कल के मैच में टीम इंडिया की, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सिंपल नजर आ रहा है काफी सारी जगहों पे। तो एक पोजीशन जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ट्रिकी है, वो है नंबर 5 का पोजीशन। उससे पहले या नंबर 4 का पोजीशन भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे आप स्कोर देखो एक बार। तो ओपनर्स पे हम स्टार्ट करते हैं। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ये दोनों ओपन करते हुए हमें नजर आएंगे कल के चेन्नई के टेस्ट मैच में। और शुभमन गिल नंबर 3 खेलेंगे, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद नंबर 4 पे विराट कोहली वापस आ गए हैं। सो पहले विराट कोहली नहीं थे तो नंबर 4 पे भी काफी सारे ऑप्शंस ट्राई किए गए, रजत पट्टीदार वगैरह। तो नंबर 4 पे विराट कोहली वापस आ गए हैं, और नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे आ, देखा जाए तो आ, उस पे कंपटीशन है। सरफराज खान जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले, और उसके बाद आपके आ जाते हैं केएल राहुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैच में इंडिया एक्सपीरियंस के साथ जाएगा, और केएल राहुल को चांस दिया जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपकी राय कुछ और भी हो सकती है। आ, प्रदर्शन अच्छा रहा था सरफराज खान का भी इंग्लैंड के अगेंस्ट, बट केएल राहुल को मेरे हिसाब से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनसे पहले। फिर ऋषभ पंत नंबर 6 पे आपको विकेट कीपर के रूप में, विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में नजर आएंगे। और नंबर 7 पे यहाँ पे देखा जाए तो रविंद्र जडेजा अपनी जगह बनाएंगे। नंबर 8 पे अक्षर पटेल। नंबर 9 पे आर अश्विन। और कुलदीप यादव। चेन्नई की कंडीशन देखना होगा कल, पता चलेगा ये की कंडीशन कैसी होगी, कि इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ जाना करेगा या नहीं करेगा, वो तो टाइम बताएगा। बट अभी के लिए मेरे हिसाब से इंडिया विल गो विथ 3 स्पिनर्स, अक्षर, जडेजा एंड अश्विन। उसके बाद जो दो पेसर्स के जो स्लॉट बचते हैं वहां पे सीधा सीधा मुझे लगता है मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये तो हो गई इंडिया की प्लेइंग 11। और बाकी आप अपनी राय भी बता सकते हैं कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो खेलते हुए नजर, क्या आकाशदीप या यश दयाल में से एक लेफ्टी का ऑप्शन इंडिया सोच सकता है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का, क्या वो सोच सकते हैं, या फिर सरफराज खान के राहुल की जगह खेल सकते हैं, वो आप भी बता सकते हैं। मेरे लिए यही प्लेइंग 11 होगी। और अगर हम बात की जाए बांग्लादेश का स्क्वाड भी, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये स्क्वाड उनका है, और प्लेइंग 11 के ऊपर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ एक बार कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है बांग्लादेश की भी। और उनके कैप्टन, जैसे कि आपको पता ही है कि नजमुल हुसैन सांतो उनके कैप्टन है। फिर शादमान इस्लाम है इनकी टीम में। महमूदुल हसन जॉय है, जाकिर हसन है, मोमिनुल हक है। ये भी पुराने कप्तान रह चुके हैं इस टीम के। लेफ्टी काफी अच्छे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, मुशफिकुर रहीम, शाकिब अल हसन, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। बांग्लादेश भी इसमें काफी स्ट्रॉन्ग है, शाकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज। फिर तैजुल इस्लाम, जो लेफ्ट आर्म के एंगल के साथ उनकी बॉल खतरनाक तरीके से अंदर आती है, तेज तेज करते हैं वो भी। नईम हसन है, फिर नाहिद राणा है, एक टॉल फास्ट बॉलर, अलग एंगल से, अलग हाइट से बॉल आएगा उनका, वो भी तंग कर सकते हैं। हसन महमूद, तस्किन अहमद,
और खालिद अहमद, फिर जाकिर अली। ये बांग्लादेश का स्क्वाड आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। ये सारे, और अगर इसमें से अब हम बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की बात करें, ये तो हो गई इनकी स्क्वाड। अब अगर हम इनकी प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, तो मैं आपको बताता चलूं कि इनके लिए ओपनिंग जो बल्लेबाज हैं वो मेरे हिसाब से कौन से खेलते हुए आएंगे नजर, वो शादमान इस्लाम और जाकिर हसन। जाकिर हसन ने सेकंड टेस्ट मैच में एक काफी तूफानी स्टार्ट दी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। अभी हाल ही में हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज विन उनको मिली है। तो वहाँ पे जाकिर हसन और शादमान इस्लाम ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। फिर नंबर 3 पे इनके कैप्टन शांतो शांतो और नंबर 4 पे मोमिनुल हक। पहले नंबर 3 आते थे मोमिनुल हक, मे बी अब भी कुछ हो सकता है फिर बदल, बट ये नंबर 3 या नंबर 4 पे मोमिनुल हक और हुसैन इनके कैप्टन शांतो। उसके बाद मुशफिकुर रहीम, काफ़ी स्टाइलिश बल्लेबाज है, स्वीप मारना पसंद करते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, और काफ़ी खतरनाक भी वो रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। स्पेशली उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, एक्स्ट्रा मोटिवेटेड रहते हैं। उसके बाद एक और वेटरन इनके, ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर, कुछ भी बोल सकते हो आप, एक कंप्लीट ऑलराउंडर है वो, शाकिब अल हसन। फिर से एक और लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन बांग्लादेश के पास। फिर लिटन दास जो काफी अच्छी फॉर्म में है हाल ही में, चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात की जाए, रेड बॉल क्रिकेट की बात की जाए। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो खैर वो ऊपर बल्लेबाजी करते हैं, रेड बॉल क्रिकेट में अभी नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं वो, और टेल के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे इंडिया में खेल, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट जब इंडिया में खेल रहे हैं, तो आपको टेल के साथ आपके पास एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो टेल के साथ खेल सकता हो। तो उसमें लिटन दास काफी हेल्प कर सकते हैं बांग्लादेश की। इसके बाद जो नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्लेयर है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ, तो वो है मेहदी हसन मिराज। एक जो स्पिन बॉलिंग है उनकी, बल्लेबाजों को फंसाना जानते हैं, बच्चे अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को ये आउट करना जानते हैं। उसके बाद लोअर डाउन द ऑर्डर ये बैटिंग में भी काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक टीम हो गई। उसके बाद जो इनके 3 ऑप्शन और बच गए वहाँ पे, एक तैजुल इस्लाम, जो कि बांग्लादेश में उन्होंने काफी ज्यादा परेशान किया था जब इंडिया बांग्लादेश के दौरे पे गई थी। वो एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर का ऑप्शन। तो बांग्लादेश भी 3 से 4 ऑप्शन के साथ जाएगा, साकिब उल हसन, मेहदी हसन मिराज जो कि राइटी ऑप्शन है, और शाकिब उल हसन और तईजुल इस्लाम जो है वो लेफ्ट आर्म एंगल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद जो 2 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, वो प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है बांग्लादेश के पास, तस्कीन अहमद और आपके नाहिद राणा। राइट, एक राइट हैंडर और एक लेफ्ट हैंडर। तो ये काफी अच्छी बैलेंस प्लेइंग 11 नजर आ रही है बांग्लादेश की। और हाल ही में अच्छा करके आए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान में। तो मोराल भी काफी ज्यादा हाई होगा, अच्छे मोटिवेटेड तरीके से वो उतरेंगे इंडिया के अगेंस्ट। एक अलग चैलेंज है इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया में वो मतलब आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी और कंट्री के साथ, किसी और कंट्री में। यहाँ पे उनको एक अलग चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। सामने स्पिन ट्रॉयका होगा, कुलदीप यादव होंगे, तो 4 अव्वल दर्जे के स्पिन गेंदबाज होंगे, उनके अगेंस्ट बैटिंग करना। फिर इंडिया की जो बल्लेबाजी लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप है, उनको कंट्रोल करना, कंटेन करना अपनी गेंदबाजी से। और गेंदबाजी काफी अच्छी नजर आ रही है ऑन द पेपर एटलीस्ट बांग्लादेश की। वो हमें देखना होगा कि क्या टक्कर दे पाएगी बांग्लादेश की टीम कल के टेस्ट मैच में। पहले